जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं 2021 केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि बोर्ड ने जारी किया है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या डाले हुए हैं, काफ़ी सारे नए पॉइंट डाले हुए हैं, जिससे पेपर में क्या है अपने लिए आसानी हो और आसान तरीके से अपने से कर पाएँ। तो ये जो है न्यू मॉडल पेपर, टोटल आपके पास क्या 56 नंबर का ये पेपर होगा, 56 नंबर का। और ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह है अपने पास। इंस्ट्रक्शन अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। अगर मान लो आपके एग्ज़ाम पेपर में कोई दिक्कत हो जाए तो आपको सिर्फ इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन पेपर क्या है माना जाएगा। तो ये अपने पास 7 नंबर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पेपर में अपने पास 5 सेक्शन होंगे, 5 खंड होंगे। पहले खंड में अपने पास ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आएंगे ए ब स द वाले वस्तुनिष्ठ, जिसमें से 1 से 10 तक क्वेश्चन आएंगे। तो प्रश्नों की संख्या अपने पास क्या है, और ये अपने पास अंक है, और ये टोटल भार। 1 से 10 ऑब्जेक्टिव, और बाकी क्या 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, 1 लाइनर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल हो गया अपने पास 20 क्वेश्चन। उसके बाद अपने पास खंड बे में आएंगे 12 से 15 क्वेश्चन। प्रश्न की संख्या अपने पास 4 और सबके नंबर 2, टोटल 8 नंबर। इस तरह से अपने पास खंड स यानी सेक्शन स में सी में आएंगे अपने पास 4 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का और टोटल 12 नंबर। फिर अपने पास 20 से 21 में आएंगे 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, 8 नंबर के। फिर अपने पास सबसे लास्ट आएगा सेक्शन ई, उसमें अपने पास आएंगे 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, वो भी 8 मार्क्स के। क्लियर। और अपने पास लास्ट वाले क्वेश्चनों में 16 से 23 तक क्या है, विकल्प रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे, 1 में 2 में से 1 करने होंगे। क्लियर बच्चों। तो अब आता है अपने क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसेस। ये है अपने पास खंड ए, सेक्शन ए। इसमें से अपने को क्या करना है बच्चों, अपने को सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ज़्यादातर क्या होता था, लास्ट ईयर के पेपर्स होते थे उनमें ऑप्शनल सम्मिलित नहीं था, पर 2006 से पहले भी अपने पास ऑप्शनल होते थे। उसके बाद में अब इस साल अपने पास पैटर्न आया, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे। तो अपने इसे सोल्व करते हैं, और सबसे पहले सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन कि ताप बढ़ाने पर किस द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो अणु में क्या होगा, वेपर बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी, और वाष्प बन जाएगी तो कण ज़्यादा हो जाएंगे। ये अगर किसी का ताप बढ़ाते हैं तो वेपर बन जाएंगे ज़्यादा, और वो क्या दीवारों पर टक्कर ज़्यादा मारेंगे, कोलिजन ज़्यादा करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा वाष्प दाब। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, जंग निम्न का मिश्रण है। तो जंग क्या है, कोरोजन। कोरोजन में अपने पहले भी डिस्कस कर चुके थे, रस्ट। जंग है अपने पास Fe2O3 और FeOH3 का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, Fe2O3 एंड FeOH3 का मिश्रण है। तो देखिए अपने पास थर्ड क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अपने पास आया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 69.3 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक ज्ञात करो। तो आपके पास सिंपल था, अपने पास हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन था ये, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। तो अपने को हाफ लाइफ दे रखी है 69.3, इसको मैं कहाँ ले चलता हूँ, इधर ले जाऊंगा, और के को इधर। तो अपने पास के बराबर 6.693 बाय आ जाएगा 69.3, ये आएगा 0.01 सेकेंड। तो 0.01 को लिखते हैं 10 की पावर -2। तो ऑप्शन में अपने पास क्या आ गया, 10 की पावर 2 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो इसमें अपने सही कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है सेकेंड इनवर्स क्वेश्चन में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अपने चलेंगे और इसे फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब बात आती है निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या निम्नतम होती है।
तो गोल्ड नंबर क्या आता है अपने, आता है किसके अंदर आता है बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर साइंस। जिसका गोल्ड नंबर निम्नतम होगी वो क्या होगा, उतना ही अच्छा क्या करेगा, स्कंदक होगा, रक्षण की क्षमता उसके अंदर ज्यादा होगी। तो गोल्ड नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, रक्षी कोलाइड को। तो सबसे कम किसकी होती है गोल्ड संख्या, जिलेटिन। निम्न में से किसकी आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है, आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक किसकी है अपने पास, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2NP3। ये क्या है, एक अर्धपूरित विन्यास है। अर्धपूरित विन्यास होने के कारण क्या होता है, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड विन्यास होने के कारण क्या, इसके आईपी का मान सर्वाधिक होता है। अब लैंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो लैंथेनाइड श्रेणी में सिर्फ एक ही है, वो है अपने पास सीरियम। सीरियम मिश मेटल बनाने के काम आता है, क्लियर है। तो सीरियम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये कि लैंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक, अब समूह 15 में से भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक लब्धि में पाए जाने वाला तत्व है, सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे अबंडेंट नाइट्रोजन पाया जाता है अपने पास, कितना, 78%। तो ये सिंपल है काफ़ी। और अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों अपने को क्या ध्यान देना है कि ये तो एक मॉडल टाइप का क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। ऐसा नहीं कि ये रट लिया तो अपने पास सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, नहीं, अपने को इससे संबंधित सारे चैप्टर किस में से क्या आने वाला है बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, क्लियर। तो किस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में, तो यहाँ पर अपने पास Cu+1 युग्मित यानी सारे पेयरिंग होने चाहिए। तो Cu+1 में क्या है अपने पास, सारे पेयरिंग हो रखती है, युग्मन होके रखता है इलेक्ट्रॉन, क्लियर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3D10 4s1, क्लियर। और कॉपर प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बच गया, 3D10, यानी सारे के सारे डी में क्या है, भरा हुआ है, क्लियर। निम्न में से एक उभयदंतुक लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, और कौन सा होता है, NO2। एम्बीडेंटेड लिगेंड आपके पास पता है कौन कौन से हैं, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड, SCN, NCS, NO2, ONO, ये सारे क्या है अपने पास उभयदंतुक लिगेंड है। वे लिगेंड जिनके पास कितने दाता परमाणु होते हैं, 2, परंतु एक समय पर एक ही दान कर सकते हैं क्योंकि उनका आकार छोटा होता है, क्लियर। अब ये अपने पास एक सिंपल सी रिएक्शन, यहां पर अपने पास बेंजेनॉल है, ये अपने पास बेंजीन प्लस OH, क्लियर। और इसकी KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपने, किसके साथ, KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ये अपने पास X पदार्थ का मान है। तो इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है तो अपने पास क्या बनता है, X पूछा, सॉरी, इसके अंदर X अपने पास क्या है, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म बनता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया जाता है जब C6H5OH क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है अपने पास, CH। इस अभिक्रिया को लिख देते हैं अपने आसानी से ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए इसको, क्लियर। ये अपने पास, अब देखो ये अपने पास राइमर टीमान रिएक्शन है, कौन सी है, राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान, इसमें क्या होता है अपने पास, ये है अपने पास फिनोल प्लस, इसमें मैंने लिया CHCl3 प्लस KOH,
3KOH। क्लियर? तो इसके अंदर क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड बनता है, सैलिसैल्डिहाइड OCHO। तो ये अपने पास सैलिसैल्डिहाइड है प्लस 3H2O। तो ये अपने पास क्या है? रायमर्टिमान रिएक्शन है, और इसके अंदर ये X क्या हो गया? फिर क्लोरोफॉर्म हो जाता है बच्चों। सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये 10 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ लेवल के आएंगे, पर वो भी अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है तो आसानी से हो जाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अति भारी तत्व किन्हें कहते हैं। अति भारी तत्व क्या होते हैं? इन्हें ट्रांस एक्टिनाइड कहते हैं। ट्रांस एक्टिनाइड, क्या? ट्रांस एक्टिनाइड। ठीक है। और ये क्या होते हैं? 103 परमाणु क्रमांक 103 से ऊपर वाले तत्व, क्रमांक 103 से ऊपर वाले तत्व, 103 से ऊपर वाले तत्व क्या होते हैं? भारी होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें अति भारी तत्व या ट्रांस एक्टिनाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अति भारी तत्व या ट्रांस एक्टिनाइड भी कहते हैं, सुपर हैवी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या क्या होती है? 103 या 103 से ऊपर होती है। किस तत्व के ऑक्साइड, याद रखो किस तत्व के ऑक्साइड की बात हो रही है। कहाँ किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए, रंगीन लेंस बनाने के लिए काम में लिया जाता है। क्लियर? एक तो अपने पास नियो डाइमियम एंड प्रोसोडाइमियम, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसके ऑक्साइड का उपयोग धूप के चश्मे के लिए, रंगीन लेंस बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो 4th क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया। देखो अपने सिलेबस में 2 है अभिक्रिया, एक तो उल्मान अभिक्रिया है और एक अपने पास फिटिंग अभिक्रिया है। तो हमेशा याद रखना है कि अपने फिटिंग अभिक्रिया ही इसके अंदर लिखनी होती है। तो फिटिंग अभिक्रिया आपको बता देते हैं कैसे करेंगे फटाफट। ये देखो, ये अपने पास क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है बच्चों, ये है अपने पास क्लोरोबेंजीन प्लस फिटिंग अभिक्रिया में अपने रिएजेंट लेते हैं सोडियम और शुष्क ईथर, शुष्क ईथर 2 Cl लेते हैं, 2 क्लोरोबेंजीन, तो क्या बन जाती है अपने पास? बाइफेनिल बन जाता है। क्लियर? और बाहर क्या निकल जाता है? 2NaCl। ये अपने पास बाइफेनिल या डाइफेनिल प्राप्त करने की अभिक्रिया का नाम लिखना है। मैंने पूरी अभिक्रिया लिखनी है, लिख दी, तो इसका नाम क्या है? फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग याद रखना, अपने एग्जाम में ये 3 अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया जरूर मिलेगी अपने को। वो है अपने पास, एक तो है वुड्स अभिक्रिया, दूसरी फिटिंग है, और थर्ड है वुड्स फिटिंग। इनमें से एक रिएक्शन तो आपको मिलेगी 100% है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तीनों एक से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए जो टोलुइन से सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके बेंजिल क्लोराइड देता है। तो उस पदार्थ का नाम है अपने पास क्लोरीन। क्या नाम है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? टोलुइन से सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके बेंजिल क्लोराइड देता है। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टोलुइन, आपने क्या लिया? टोलुइन लिया, ये टोलुइन, ठीक है, यहां लिख दूं टोलुइन CH3, सूर्य का प्रकाश और Cl2 H न्यू। तो यहां पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन, CH2Cl प्लस HCl। ये अपने पास क्या बन गया? क्लोरीन का उपयोग किया गया। सिंपल। अब आपसे पूछा पैराक्रिसोल का IUPAC नाम बताओ। तो पैराक्रिसोल का आपको पहले
क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आना चाहिए, तभी तो आप उसका नाम बता पाओगे। तो पैराक्रिसोल का फॉर्मूला अपने पास क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये है अपने पास पैराक्रिसोल। ये ऊपर है OH और P पैरा पोजीशन पर CH3। तो नाम के 1 2 3 4 क्या होगा, 4 मेथिल फिनॉल। सिंपल नाम है, ठीक है। 4 मेथिल बेंजेनॉल भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिनॉल की क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण, याद रखो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। से प्राप्त उत्पाद का नाम, तो प्राप्त उत्पाद का आपको नाम लिखना है। तो सिंपल था कॉन्सेप्ट अपने पास, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। तो फिनॉल का अगर अपने क्या करें, ऑक्सीकरण कराएं, ये फिनॉल अपने पास किसके, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड Cr2O2 Cl2 ऑक्सीकरण हुआ, तो क्या बनता है अपने पास, ये बनता है, और इसका नाम क्या है, किवनॉन। क्या नाम है, किवनॉन। लिख दूं, तो इसके पास क्या बनता है अपने पास, किवनॉन। ये भी अच्छी रिएक्शन है, याद करने लायक है, किवनॉन बनता है, याद रह जाएगा। तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन एथीन की किस ज्यामितीय समावयव का गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। तो भाई अपने पास डाइक्लोरोएथीन है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, एक अपने पास ये है, सॉरी मिटा देते हैं इसको एक बार, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। तो 1,2 डाइक्लोरोएथीन में अपने पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास आना चाहिए, ये है डबल बॉन्ड CH, ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड HCl, ये है 1,2 डाइक्लोरो एथीन। तो इसका अपने पास किस ज्यामितीय समावयव का गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। तो इसमें कौन सी ज्यामितीय समावयव होता है, उसमें सिस होता है, ठीक है। तो सिस समावयव का ज्यामितीय समावयव का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि इसमें परस्पर सिस होने के कारण आकर्षण बल क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। सिंपल है। इसके बाद में अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं कि 9 से 11 के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में देने हैं, और क्या करना है, रिक्त स्थान की 9 से 11 में 2 आपके पास, 3 आपके पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, वो आपको भरने हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने चलते हैं, और अब चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ये अपने पास अगर फिनोल की अभिक्रिया जिंक से कराएंगे, तो ये अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी कि यशद राज के साथ अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या इंपॉर्टेंट दे देता हूँ। फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, जिंक के साथ करा दी। तो क्या बनता है आपके पास, बेंजीन बनती है, और क्या, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो यहाँ C6H6 भी लिख सकते हो। एथेनॉल और ईथर का मिश्रण क्या कहलाता है अपने पास, पावर एल्कोहल कहलाता है। क्या, पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल कहलाता है। क्लियर। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एथेनोइक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे बोलते हैं दारू का ठेकेदार। यानी ये जहां भी होगा क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है, अल्कोहल बना देता है।
तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। तो एथेनोइक अम्ल क्या है, CH3COOH। तो एथेनॉइल अम्ल का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से अगर अपचयन होगा तो क्या बनाएगा, एथेनॉल बना लेगा, C2H5OH। क्या बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये छोटे छोटे तीन अपने पास क्या आने हैं, रिक्त स्थान आते हैं, उनकी पूर्ति अपने कर लेंगे। करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते अपने इससे सोल्व करेंगे। देखो अब ये है अपने पास खंड बै, ठीक है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर, 2-3 न्यूमेरिकल है अपने पास, इसे अपने सॉल्व कर लेंगे बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन है ये, कोलराउश के नियम से आया है कि सोडियम सल्फाइड के लिए लैम्डा में m की गणना करनी है, ठीक है। लैम्डा Na प्लस कितना है, 50.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और सल्फेट के लिए क्या है, 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि आपको लैम्डा Na2SO4 क्या आएगा, लैम्डा Na प्लस कितने हैं इसके अंदर, Na 2, तो 2 लैम्डा Na प्लस अपने पास सल्फेट कितने, 1 है, तो ये लैम्डा SO4 - 2। क्लियर। अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू लैम्डा Na की वैल्यू है 50.1 प्लस सल्फेट की वैल्यू है 160, आगे यूनिट लिख देंगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। तो ये हो जाएगा अपने पास 100.2 प्लस 160, तो टोटल अपने पास कितना आ गया, ये 260.2, आगे यूनिट आ जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आसान से क्वेश्चन है, कोलराउश के नियम में से काफी आसान क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.10 m KCl विलयन की विशिष्ट चालकता कितना है, 0.0129 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। कितना है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। यहां पर क्या पूछा है अपने को, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, और दिया क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर। इसके लिए भी अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला अपने पास क्या है कि लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000, लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000। K अपने पास दिया हुआ है आपके पास। क्लियर। और नीचे क्या अपने पास, मोलरिटी है, ठीक है। अब देखो K की वैल्यू आपके पास कितनी है, विशिष्ट चालकता K अपने पास क्या है, 0.0129 सेंटीमीटर इनवर्स। K की वैल्यू आपके पास आ गई। और उसके बाद अपने पास सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सांद्रता कितनी है, वो आपको दी हुई है। कितनी है आपके पास, m की वैल्यू भी आपके पास है, और m की वैल्यू इसको अपने ब्रैकेट में डाल देते हैं। m की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.10 मोल, ठीक है, KCl। क्लियर, याद रख लोगे इसे, मोल इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी मोल लीटर इनवर्स है, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। कुछ छोटी मिस्टेक है एग्जाम पेपर में, कोई बात नहीं, अपने आसानी से इसे कर लेंगे। देखो लैम्डा m दिया है, कोई दिक्कत निकालना है अपने पास। K कितना है अपने पास, 0.0129 इंटू 1000 बटे 0.10, तो 1000 को
0.129 से अगर गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, और 0.10 से भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 129। कितना आएगा, 129 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। काफी आसान सा है कॉन्सेप्ट ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो कोलराउस नियम पर था और सेकंड क्वेश्चन अपने पास मोलर कंडक्टिविटी पर है। क्लियर। इसके अंदर अपने विशिष्ट चालकता दे रखी है और फॉर्मूला अपने को ये रखना है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम। के अपने पास विशिष्ट चालकता है 0.0129, 1000 से गुणा करेंगे और 0.10 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 129 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले इसको अपने साफ कर देते हैं, जिसको नोट करना वो नोट कर सकता है। तो अब देखो क्या है इस वाले क्वेश्चन में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तो अपने पास AgCN, याद रखना अपने पास दो कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर यहाँ पर KCN होता तो यहाँ पर क्या बन जाता, CH3CN, पर यहाँ पर AgCN है तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3NC, आइसोसाइनाइड बनता है, AgCN होता है तो। क्लियर। और CH3Cl का कक्षक आरेख बनाना है CH3Cl का, तो इसके लिए आपको CH3Cl का आने के लिए आपको किसका आना चाहिए, CH4 का आना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो इधर बना देता हूँ, ये कार्बन है, ये 1p, ये 2p, 3p। क्लियर। ठीक, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। और हाँ, ये 1 2 3 ये 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। क्लियर। और इसके साथ अपने पास किसका जुड़ा हुआ है, क्लोरीन का जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन का जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पेयरिंग हो रखी है, यहाँ पर पेयरिंग हो रखी है, यहाँ पर पेयरिंग हो रखी है। क्लियर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ऊपर ये अपने पास क्या हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये Cl, ये अपने पास किसका आ रखा है, CH3Cl का है, याद रखना है। क्लियर। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन होने के बाद में जो अपने पास क्वेश्चन बचते हैं उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, थ्रियो और एरिथ्रो, ये अपने पास क्वेश्चन है, स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। तो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको अपने उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अपने स्टीरियो केमिस्ट्री में करा था। क्लियर। अब आपको बताना है थ्रियो और एरिथ्रो क्या होता है। थ्रियो एरिथ्रो क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड। अगर समान समूह समान तरफ हो तो एरिथ्रो बोलते हैं, अगर समान समूह अलग अलग तरफ हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, थ्रियो। क्या बोला जाता है, थ्रियो बोला जाता है। तो कर लेते हैं फटाफट से अपने। तो थ्रियो में लिखना है समान समूह, सेम ग्रुप, अलग तरफ। अगर समांतर समूह अलग अलग तरफ हो तो उन्हें क्या बोला जाता है, थ्रियो बोला जाता है। क्लियर। तो आपके पास देखो COOH, ये आपके पास कार्बन, ये कार्बन, ये किरेल कार्बन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, ये आपके पास COOH। ठीक है, ये इसका मिरर लगाया, एक बना दिया D या प्लस, और इसका उल्टा किया तो अपने पास क्या, COOH कार्बन कार्बन COOH, ये H इधर आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये OH। तो इसमें देखना है अपने को, देखो कि ये समान समूह क्या है, अलग अलग तरफ है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, थ्रियो बोलते हैं, थ्रियो समावयव। ठीक है, ये थ्रियो, ये D और L समावयव होते हैं। तो थ्रियो में क्या होता है कि समान समूह अलग अलग तरफ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, थ्रियो समावयव बोलते हैं।
और एरिथ्रो में क्या होता है, समान समूह समान तरफ, ठीक है। तो एरिथ्रो में और थ्रियो में अपने को सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो थ्रियो में क्या होता है, समान समूह अलग अलग तरफ होते हैं, और एरिथ्रो में क्या है, समान समूह समान तरफ होते हैं। याद रख लोगे। तो अब एरिथ्रो भी कर लेते हैं, एरिथ्रो भी इसके साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। एरिथ्रो में क्या होता है, समान समूह समान तरफ होते हैं। क्लियर। ये आपके पास COOH, कार्बन एक OH इधर की तरफ, कार्बन एक OH इधर की तरफ, ये COOH, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, COOH, ये कार्बन ये COOH, एक OH इधर एक OH इधर, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। तो ये समान समूह क्या समान तरफ है, इन्हें क्या बोलते हैं, एरिथ्रो बोला जाता है, एरिथ्रोस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसकी परिभाषा है, दोनों किरेल कार्बन पर उपस्थित समान समूह समान तरफ हो। दोनों किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन है, स्टार लगा रखें, ठीक है। दोनों किरेल कार्बन पर उपस्थित समान समूह समान तरफ हो तो उन्हें एरिथ्रो समूह बोलते हैं, और विपरीत तरफ हो तो क्या उन्हें बोल जाता है, थ्रियो समूह बोला जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता को परिभाषित कर इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट प्रतिशत बोलते हैं। क्लियर। जब द्रव्यमान की बात आ जाती है बच्चों, तो अपने क्या देखते हैं, अपने सिर्फ भार देखते हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई विलय की ग्राम में संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। मैं लिख देता हूं, 100 ग्राम विलयन में घुली विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। सिंपल था। इसमें सिर्फ भार की होती बात, क्या, विलय का भार बटे विलयन का भार, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर। ठीक। अब है आदर्श विलयन के दो उदाहरण दीजिए। आदर्श विलयन होता क्या, पहले तो ये बात करते हैं। आदर्श विलयन वो होता है जो समस्त ताप व दाब पर क्या करे, राउल्ट के नियम का पालन करे। वो क्या कहलाता है बच्चों, आदर्श विलयन कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल अपने पास खूब सारे हैं, टोलुइन बेंजीन, टोलुइन एवं बेंजीन, दूसरा एल्केनों का मिश्रण एन हेप्टेन, जैसे एन हेप्टेन प्लस हेक्सेन, ये सारे क्या है अपने पास, ये एल्केन है, एन हेप्टेन और हेक्सेन। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एथिल आयोडाइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन प्लस आयोडोबेंजीन, ये सारे। क्लियर। तो ये इसके सॉल्ट है अपने पास, एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये भी इसके उदाहरण हैं। सिंपल, कोई ज़्यादा अपने पास माथा पच्ची नहीं है। चौथा भी लिख देते हैं, एथिल आयोडाइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। तो इसमें एक बाद में जो 16 के बाद भी क्वेश्चन आते हैं उसमें सारे क्या हो जाते हैं अपने पास, ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे खंड सेम है, ऑप्शन है अपने पास
ये 16 और ये नीचे वाला कर लो यहाँ पर, ठीक है, अथवा लगा हुआ नहीं जरा देखो। पहले तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र बता दिया आपको। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उदाहरण एथिल आयोडाइड एथिल ब्रोमाइड सेम है, टोलुइन व बेंजीन इसका मिश्रण, एल्केनो का मिश्रण, एनेप्टेन एनहेक्सेन, ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो अब करते हैं अपने पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। अनादर्श विलयन कौन से होते हैं? अनादर्श विलयन वो होते हैं जो क्या करते हैं कि इसका एक क्वेश्चन अपने पास रह गया बच्चों, क्वेश्चन था सिंपल सा, ये आयतन प्रतिशतता को प्रभावित कर इसे ज्ञात करने का सूत्र। आयतन प्रतिशतता में अपने पास क्या है? V/V प्रतिशत, ये है सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ आयतन प्रतिशतता और यहाँ अनादर्श विलयन के दो उदाहरण। आयतन प्रतिशतता में किसकी बात होती है? सिर्फ विलयन की बात होती है कि विलयन 100 ml विलयन में घुले हुए 100 ml विलयन में घुले विलय की ml में मात्रा, ml में मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्लियर? तो यहां पर अपने पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, V/V बराबर में विलय का आयतन ठीक है, आयतन बटे विलयन का आयतन, आयतन इंटू 100, V/V प्रतिशत, ये आपके पास आ गया। क्लियर? अब अनादर्श विलयन के दो उदाहरण, जैसे आदर्श विलयन होते हैं वैसे अनादर्श विलयन भी होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। जैसे एथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, यहां लिख देता हूं, फर्स्ट एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण, ये एथेनॉल का जो मिश्रण होता है साइक्लोहेक्सेन के साथ, यानी दो, एक एल्कोहलिक ग्रुप है, एक अपने पास क्या है? एल्केन है, और एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन बेंजीन, एसीटोन के साथ ही होते हैं ज़्यादातर, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, थर्ड एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन, ये भी किसका मिश्रण है? आपके पास अनादर्श विलयन का है। तो ये दोनों अलग अलग है, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म भी, ये इंपॉर्टेंट आता है अपने पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, CCl4 प्लस CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण भी अपने पास क्या है? किसका उदाहरण है? अनादर्श विलयन का। अनादर्श विलयन के चार उदाहरण अपने को याद रखना है, एथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं अपने पास 17 नंबर क्वेश्चन, कैल्कोजन, कैल्कोजन समूह। कैल्कोजन समूह के बारे में बताया हुआ है, इन्हें चैल्कोजन्स भी कहते हैं। चैल्कोजन, ये चैल्कोजन का मतलब होता है अयस्क बनाने वाले तत्व, और वो कौन से होते हैं अयस्क बनाने वाले तत्व? अपने पास है जिसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्सीजन फैमिली, और ऑक्सीजन फैमिली का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np4 होता है। ठीक है? एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है बोर्ड में, .7H2O। अब ये कुछ समीकरणें हैं जो अपने पूर्ण करनी है। इससे पहले मैं P ब्लॉक में कुछ समीकरण लिखा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उसे याद रखना है बच्चों, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन अपने पास आ जाएंगे। तो इसमें लिखते हैं अपने पास NH4Cl, अमोनिया अगर क्लोरीन के साथ विक्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है,
और साथ में कौन सी गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्लियर? ये अपने पास क्या है? पहली रिएक्शन। अगर अमोनिया की अभिक्रिया होती है क्लोरीन के साथ, अमोनियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सेकंड अपने पास है कि अगर अमोनिया की अभिक्रिया होती है क्लोरीन के साथ तो क्या बोलता है? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? NCl3। क्या बनता है? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है 3HCl। ये सिंपल सी रिएक्शन है, आसान। हेलोजन समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हेलोजन समूह के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेलोजन का लिख देते हैं फिर NH2NP5। 7 हो गए। क्रायोलाइट हॉल हेराल्ट प्रोसेस में काम आता है धातु क्रम में। Na3Al(F6) ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला है। इसी टाइप से कुछ समीकरण और दी है, उनको अपने क्या करना है? पूरा करना है। अगर कॉपर की अभिक्रिया HNO3, यहाँ पर HNO3 डाइल्यूट लिया गया है। क्या लिया गया है? डाइल्यूट लिया गया है। तो क्या बनता है अपने पास? कॉपर नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? कॉपर नाइट्रेट बनता है CuNO3 की होल 2। क्या बनता है? CuNO3 होल 2। कॉपर के कितने अपने पास? कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट बनेगा, पानी निकलेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा। कॉपर के अपने पास 3 अणु हैं, 3H2O प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर नाइट्रेट, अगर कॉपर की अभिक्रिया HNO3 के साथ होती है तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और जल के अणु बाहर निकलते हैं और NO बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने 4H2O कर देंगे और 2NO कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगी अभिक्रिया। 3Cu, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है पर आपके पास सिंपल सिंपल रिएक्शन आएंगी, याद रखना अपने को। क्लियर? और उसी टाइप से कॉपर की अगर 4 HNO3, अगर तनु लेते हैं तो ज़्यादा अमाउंट चाहिए अपने पास HNO3 की। तनु में क्या होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और अभिक्रिया बहुत स्लो होती है। अगर कॉन्सेंट्रेट लेते हैं तो 4 अणु से ही बहुत बड़ी अभिक्रिया होती है और ज़्यादा स्पीड में होती है कॉन्सेंट्रेटेड में। तो इसमें भी क्या बनता है अपने पास? कॉपर नाइट्रेट बनता है, H2O बनता है और NO2 बनता है। क्या बनता है? 2NO2 ज़्यादा मात्रा में बनता है। क्लियर? कॉपर नाइट्रेट Cu3NO3 की होल 2 प्लस H2O। क्लियर? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैसीय स्टेट में कॉपर नाइट्रेट और 2H2O बनता है। ये अपने पास सिंपल सी रिएक्शन। तो कॉपर की अगर 2 टाइप से रिएक्शन है, एक तो तनु के साथ HNO3 के साथ, एक सांद्र HNO3 के साथ। कॉपर नाइट्रेट 4H2O 2NO। क्लियर? ये सिंपल सी रिएक्शन है। एक बार इस रिएक्शन को दोबारा देख लेते हैं अपने। कॉपर की HNO3 तनु के साथ अभिक्रिया होती है, कॉपर नाइट्रेट, जल के अणु बाहर निकलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पर गैस स्टेट में एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आ जाता है 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, और ये क्वेश्चन अपने पास कौन से टॉपिक में से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक। और याद रखना है कि अपने पास नामकरण में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। नामकरण में एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसका नाम क्या है? पोटेश फेरिक हेक्साक्लोरोफेरेट। फेरिक, पहले इसका नाम लिखते हैं तो फेरिक हेक्सा क्लोरोफेरेट। कितना? सेकेंड आयन आ जाता है, सेकेंड। फेरिक हेक्सा क्लोरोफेरेट सेकेंड। और यहाँ पर अपने पास क्या आएगा? ये जो 6 है बच्चों, थोड़ा मिसप्रिंट है, 6 यहाँ आएगा। क्लियर? तो 6 यहाँ आएगा,
इसको थोड़ा सा अपने सेट कर लेते हैं। तो हेक्साएमिन कोबाल्ट, हेक्साएमिन कोबाल्ट क्या आएगा अपने पास, थर्ड क्लोराइड। तो यहाँ पर अपने पास 3 है, याद रखना ये 3 थोड़ा सही कर लेना अगर, ठीक है। हेक्साएमिन कोबाल्ट, हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड। तो इसको भी अपने सही कर लेते हैं। क्लियर है। तो चीज़ें क्या हुआ, कई बार अपने पास मिस प्रिंटेड आ जाती है, पर उस मिस प्रिंट के हिसाब से अपने उस चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते, अपने को सही करना पड़ता है। ज़्यादातर आपके पास क्वेश्चन पता है कौन सा आता है, K4 FeCN6 आता है। बहुत बार मैंने देखा ये क्वेश्चन आ जाता है FeCN6, या कई बार K3 आ जाता है। तो इसका नाम है अपने पास पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ थर्ड लग जाएगा। क्लियर। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब पूछा है NiCl4 संकुलाइन की ज्यामिति का चित्र बनाइए। क्लियर। तो सॉरी ऊपर वाला रह गया, अभी ऊपर वाला कर लेते हैं। तो COF6 -3 की अपने पास स्ट्रक्चर बनानी है। तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ज्यामिति है, वो क्या है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय अष्टफलकीय है। देखो CO ये F F F F, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, तो ये ब्रैकेट ये -3, ये है अपने पास वर्गाकार द्विपिरामिडीय वर्गाकार स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्लियर। अब ये अपने पास आता है निम्न संकुल का IUPAC नाम। ये सेम कॉन्सेप्ट इसी पर है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट, पहले का नाम हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट। तो कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था 0 आ जाती है, 0। ठीक है। तो इसी टाइप से ग्लाइसिनेटो के क्या आएगी अपने पास, जो ग्लाइसिनेटो है अपने पास उसकी भी कर लेते हैं अपने पास। सिंपल है, डाइग्लाइसिनेटो कॉपर, डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर और सेकंड। अब देखो इसमें ये सेकंड कैसे निकला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिसकी निकालनी होती है तो x मान लेते हैं, तो यहाँ x मान लिया, प्लस GLY पर चार्ज कितना होता है, -1 इंटू 2 है क्या 0, x -2 0, x बराबर में +2, तो +2 को रोमन लेटर में अपने लिख देते हैं। क्लियर। अब NiCl4 संकुल की ज्यामिति का चित्र बनाना है। NiCl4 जो अपने पास है निकल टेट्राक्लोरो निकलेट सेकंड आयन है अपने पास, तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो अपने पास कौन सी है, टेट्राहेड्रल है। बना लेते हैं। ये अपने पास निकल है, ठीक, ये Cl कहाँ गया निकल, ये रहा, एक Cl और एक Cl, ये अपने पास ऊपर -2, ये अपने पास चतुष्फलकीय है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो याद रखना प्रीता, अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 16 के बाद में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी में क्या मिल जाते हैं अपने को, ऑप्शन मिल जाते हैं। क्लियर। तो अब 19 नंबर है क्वेश्चन, 19 में भी अपने पास ऑप्शन है।
19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न समीकरण में क्या करना है, एक्स व वाई पदार्थ की पहचान कर रासायनिक सूत्र व नाम लिखना है। तो सबसे पहले जो करना होता है ना, उसका क्या करना पड़ता है, अपने को पता लगाना होता है कि क्या पूछा गया है अपने से, कि क्या पूछा गया है। क्लियर? हाँ, तो यहां पर अपने पास एक्स और वाई की पहचान करनी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर अपने पास क्या है, NH2Cn, कैल्शियम साइनाइड की अभिक्रिया अगर इससे होगी तो क्या बनेगा अपने पास, X बनेगा NH2Cn, X है NH2Cn। क्लियर? और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो क्या बनेगा, CH4N2O। वाई अपने पास क्या है, CH4N2O। ये विक्रिया लिख दी मैंने, सिंपल सा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, पहचान कर रासायनिक समीकरण सूत्र व नाम लिखना है आसानी से। क्लियर? और देखो साइनाइड की विक्रियाएं कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो इसके अंदर अपने पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन की मेटा निर्देशकारी प्रभाव दिखाने वाली अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो नाइट्रोबेंजीन की जो संरचनाएं हैं, अनुनादी स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूं थोड़ी सी। देखो इधर ही लिख देता हूं मैं, आसानी होगी आपको। नाइट्रोबेंजीन इधर, NO2। क्लियर? तो इसमें जो अपने पास है पूरा खोल के लिखना पड़ेगा, N डबल बॉन्ड O। क्लियर? ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये वाला ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इधर। इसके बाद में इस चार्ज को कम करने के लिए ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर। क्लियर? फिर ये अनुनादी संरचना के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर? डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अपने पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और ऑक्सीजन। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ चला जाएगा। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन। क्लियर? इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये यहाँ आएगा और ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। क्लियर? फिर लास्ट में जो अनुनादी संरचना बनती है, ये अपने पास N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वापस वैसी बन गई। तो ये 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, स्पेस कम होने के कारण मैंने ऐसे लिखा है, पहले ये, फिर ये 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है। मेटा निर्देशकारी होती है क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आता है कहाँ पर आता है, मेटा पोजीशन पे आता है ज़्यादा। ठीक है, ये वाली अपने पास। ठीक है, क्या मेटा निर्देशकारी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, मेटा पोजीशन पर ज़्यादा होता है क्योंकि सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्थो पर ये देखो, ये वहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्थो पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटा वाली पोजीशन बची हुई है ये वाली, और इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, इनमें मेटा बनता है। और रासायनिक समीकरण ये में एक्स व वाई पदार्थ की पहचान कर रासायनिक सूत्र व नाम लिखना है, मान नहीं नाम लिखना है। क्लियर? ये अपने पास क्या एमीन है, CH3 CH2 NH2, और एमीन की विक्रिया अगर KMnO4 के साथ होती है,
किसके साथ होती है, KMnO4 के साथ होती है। तो क्या बनता है अपने पास, KMnO4 के साथ अभिक्रिया होने पर अपने पास बनता है CH3CHNH। क्या बनता है, CH3CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर, CH3CH डबल बॉन्ड NH। और जिसका आगे जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, CH3CHO। क्लियर, जल अपघटन कैसे होता है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिख देता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर, तो यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर क्या OH जुड़ जाएगा, 2 OH, यहाँ एक H, यहाँ एक H, NH3। तो ये बनेगा अपने पास CH3CH OH OH। एक कार्बन पर 2 OH होते हैं तो H2O निकल जाता है, तो बचा क्या अपने पास CH3CHO। तो ये अपने पास क्या Y है और ये अपने पास क्या है, X है। तो X क्या है अपने पास, CH3CHNH। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, अब एनिलीन की ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी प्रभाव दर्शाने वाली अनुनादी संरचनाएं बनानी है। तो एनिलीन की भी बना लेंगे अपने पास, क्या दिक्कत है। तो एनिलीन आसान भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखें, ये अपने पास बेंजीन है, ठीक, यानी इस बार ऑर्थो व पैरा पर क्या होगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा, यानी नेगेटिव चार्ज होगा। ये नाइट्रोजन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये यहाँ जाएगा इस पे, और ये वाला डबल बॉन्ड उठ के इधर जाएगा। क्लियर, इधर नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग जाएगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ये नेगेटिव चार्ज मेंटेन करने के लिए ये जाएगा यहाँ पर, तो ये जाएगा यहाँ पर। क्लियर, इसे बैलेंस करने के लिए अपने पास क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर, और डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इसे मेंटेन करने के लिए ये जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला चल जाएगा अपने पास यहाँ। ये और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये वाला जाएगा यहाँ पर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। NH2, तो 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है। याद रखना हमेशा चार्ज सेम रहना चाहिए, यहाँ पर 0 चार्ज है तो यहाँ पर भी 0 रहना चाहिए, प्लस का एक माइनस का एक 0। तो ये अमीन की ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी प्रभाव दर्शाने वाली अनुनादी संरचनाएं थी। ऑर्थो व पैरा निर्देश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज क्या है, ऑर्थो व पैरा पोजीशन पे, एक ऑर्थो पे ये रहा, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पर, तो इन्हें बोलते हैं ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 20 नंबर, अब ये कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट में से, ठोस अवस्था में से। तो सॉलिड स्टेट में अपने पास क्या है कि BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कणों की संख्या कितनी होती है, एक तो कोने पर होती है और एक बीच में होती है। तो अपने पास लिख देंगे आंसर 2 होती है। सिंपल। काय केंद्रित घनीय एक एक कोशिका में संकुलन दक्षता की गणना करनी है। BCC में क्या है अपने पास, संकुलन दक्षता की गणना करनी है। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे। अब काय केंद्रित घनीय एक कोशिका में ब्रेवे क्रिस्टल जालक संरचना बनाई है। तो ये क्वेश्चन आता है, सिंपल सा है अपने पास, ये बनाना अपने पास, बनाओ सिंपल सा कि कण कहाँ पर है, कोने पर है, ये और एक बीच में है। तो ये बन गई ब्रेवे क्रिस्टल संरचना, आसान सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। अब काय केंद्रित घनीय एक कोशिका में संकुलन पैकिंग एफिशिएंसी की गणना कर लेते हैं। कुछ भी नहीं, ये भी बहुत आसान है। तो देखो पहले तो डायग्राम बना लेते अपने, जो भी है यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ मैं, ठीक है, जगह थोड़ी यहाँ पर बड़ी है, यहाँ बना देते हैं।
एक बॉडी में, ठीक है, एक बीच में बॉडी सेंटर। क्लियर? ठीक, ये अपने यहाँ से ले लेते हैं ये इस कोने को, ठीक। ये भुजा क्या ए है, तो सारी भुजाएं भी क्या होगी, ए ही होंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, गोले का आयतन निकालते हैं, गोले का आयतन। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसमें गोले कितने होते हैं अपने पास, पार्टिकल कितने होते हैं बीसीसी में, 2, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 8/3 पाई आर क्यूब आ गया। सेकंड है, एक तो अपने पास ये घन की भुजा, ठीक है, ए है, और गोले की त्रिज्या में संबंध, घन की भुजा ए व गोले की त्रिज्या आर में संबंध। सिंपल है, इसे भी अपने आसानी से निकाल लेंगे। तो याद रखो ये ए है, ठीक है, ये ए है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा √2a। क्या होगा, √2a। इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। क्लियर? और ये भी अपने पास क्या, भुजा ए। तो अपने त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज ए बी सी से। क्लियर? ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेते हैं, अपने को ए सी निकालना है। तो अपने पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपके पास क्या है, √2a प्लस बी सी कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है, √2a स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल। तो ये आएगा अपने पास 3a स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर अपने पास क्या है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, ए सी बराबर आ जाएगा √3a आ जाएगा आसानी से। और ए सी देखेंगे ध्यान से, तो ए सी ध्यान से देखेंगे तो ए सी ऐसा है, देखो। क्लियर? एक गोला यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ए सी बराबर क्या, एक आर, ये यहाँ से इसकी 2 आर हो जाएगी, आर आर और एक आर। तो ए सी बराबर अपने पास क्या है, 4r है, 1 2 3 4। तो ए सी बराबर अपने 4r रखेंगे, √3a रखेंगे। क्लियर? तो अपने पास आंसर आ जाएगा 4r/√3। क्लियर? ये अपने पास किसकी, a की वैल्यू आ जाती है। आसान से a की वैल्यू निकाल ली अपने पास। तो a की वैल्यू निकाल के जो थर्ड पोर्शन आएगा अपने पास वो निकाल लेंगे अपने, क्या है, घन का आयतन। आयतन, और घन का आयतन अपने पास क्या होता है, a³। a की वैल्यू अपने पास है 4r/√3, तो वो वैल्यू अपने इसके अंदर रख देंगे। क्लियर? इसे मिटा देते हैं अपने पास। क्लियर? अब देखो, तो घन का आयतन 4r/√3, इसके अपने पास क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 64r³, ठीक है, 3√3। ये अपने पास घन का आयतन आ गया। अब संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी क्या आता है, गोले का आयतन परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे बटे घन का आयतन, आयतन इंटू 100। क्लियर? गोले का आयतन की वैल्यू रखेंगे 64r³ 3√3 बाय घन का आयतन अपने पास क्या है, ठीक है, सॉरी, गोले का आयतन अपने पास क्या था, इसे थोड़ा हटा देते हैं। गोले का आयतन अपने पास 8/3 पाई r³ था, ठीक है, और इसका अपने पास 64r³ 3√3 था। जो आंसर करके है अपने पास आएगा 68%। कैलकुलेट कर लेना भले, ठीक है। तो बीसीसी में 68% पार्ट होता है, भाग होता है, वो गोलों द्वारा भरा रहता है। ये मैंने क्या है अपने नोट्स में कराया है सॉलिड स्टेट में। और बाकी पार्ट क्या है अपने पास, क्या रहता है, खाली रहता है।
68 भरा रहता है, खाली कितना रहेगा फिर 32% खाली रहता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है, आसान है। अब सरल घनीय एक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी होती है? SCC में कणों की संख्या 1 होती है। सरल घनीय एक कोष्ठिका की ब्रेवे क्रिस्टल जालक संरचना बनानी है अपने को। ये BCC, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये अपने पास सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर अपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं गोले का आयतन कितना होगा। एक ही पार्टिकल है तो पहला पार्ट हो गोले का आयतन 4/3 πr³ है। क्लियर। अब इसमें एक एंगल ले लेते हैं, इसे नाम देते हैं ABC। क्लियर। तो निकाल लेते हैं, ये A है, ये A है, तो वो क्या होगा अपने पास, फॉर्मूला ले लेते हैं। तो AC निकालना है, AC² = AB² प्लस BC², ये अपने पास A² प्लस A², तो ये आ जाएगा अपने पास √2A। AC को कैसे लिखते हैं, देखो AC अपने पास ऐसा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक R। तो AC बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 2R। तो यहाँ पर अपने पास क्या रखेंगे, 2R। ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। क्लियर। एक बार इसको दोबारा से अपने चेक कर लेते हैं BCC टाइप में। ठीक, तो ये अपने पास आ गया। ASCC में पार्टिकल घन की भुजा A और R में संबंध। ठीक है, ये अपने पास आ गया है आसान तरीके से, A और B भुजा A में और R में संबंध निकालना है। क्लियर। तो आपके पास ये A दी हुई है, ये A दी हुई है। क्लियर। तो ये आपके पास आ गया A। क्लियर। फॉर्मूला लगा लेते हैं, AC² = AB² प्लस BC²। तो A² 2A²। ठीक है, 2A² आ गया अपने पास √2A। ठीक, AC² A² प्लस AC² बराबर में 2A²। तो AC बराबर आ जाएगा अपने पास √2A। क्लियर। तो AC की वैल्यू अपने पास क्या है, AC। क्लियर। अपने पास पार्टिकल कैसे पड़े हैं, इसमें अपने पास याद रखें, इसमें ये वाला लेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसे अपने थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं, BCC के हिसाब से करवा दिया, सॉरी, थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, नेगलेक्ट करके थोड़ा ढंग से करते हैं। देखो इसमें और पार्टिकल है ही नहीं, तो सीधा अपने ये ले लेंगे, क्या, सीधा ही ले लेंगे। कैसे भाई, अपने पास क्या है, ये पार्टिकल है, A गोला यहाँ पर है, A गोला यहाँ पर है, ये R, ये R। क्लियर। तो ये अपने पास BC भुजा दी हुई है, तो BC बराबर अपने पास क्या है 2R, यानी, और BC क्या का मान है, A है, तो A बराबर 2R आ गया, A की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब थर्ड वन अपने पास क्या है, घन का आयतन है, घन का आयतन, घन का आयतन A³ तो अपने पास क्या है, A की वैल्यू 2R³ आ गया, तो कितना होता है 8R³। गोले का आयतन निकाल लेंगे, परसेंटेज PE, गोले कितने थे अपने पास 4/3 πr³, 8R³। ये आ जाएगा अपने पास π/, इंटू 100 भी कर लेंगे, π/6 इंटू 100, ये अपने पास आएगा 54.2 के करीब आएगा आंसर। क्लियर। तो अपने को ध्यान रखना है कि सरल घनीय एक कोष्ठिका में कितने % भाग घिरा रहता है गोलों द्वारा और कितना % अपने पास पार्ट खाली रहता है। क्लियर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा माथापच्ची इसके अंदर अपने नहीं करनी है। क्लियर है बच्चों। तो
इसमें अपने पास 52.4 है, सॉरी सही कर लेंगे 52.4। क्लियर, याद रह जाएगा आपको। तो नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है वो उसे सॉल्व करते हैं। तो 52.4% भाग तो क्या रहता है, गोलों द्वारा घिरा रहता है, बाकी 47.6% पार्ट क्या रहता है कि खाली रहता है। तो ये अपने पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड वो कोलाइड होते हैं जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण के माध्यम के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। अब अधिशोषण तथा अवशोषण। अधिशोषण होगा तो क्या होता है, ऊपर होता है सिर्फ सरफेस पे। अवशोषण होता है तो वो क्या होता है, सरफेस के अंदर होता है। क्लियर, तो अधिशोषण अवशोषण में अपने को क्या लिखना है, अंतर लिखना है। क्लियर, और इसमें क्या होता है, जो अधिशोष्य की सांद्रता होती है वो सतह पर ज़्यादा होती है, और इसमें क्या है, अधिशोष्य की सांद्रता सतह के अंदर ज़्यादा होती है। क्लियर, तो ये अपने पास दो अंतर इसको याद रखने। वेदोतीय अपोहन का नामांकित चित्र बनाइए, यानी डायलाइसिस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर ये अपोहक लिया जाता है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर दो रोड लगाई जाती है ऐसे, एक एनोड रूप में एक कैथोड रूप में। ये तार है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, क्या भरा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसे बोलते हैं विद्युत अपघटय, अपघटय। ये क्या है अपने पास, अपोहक है, और ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। तो ये अपने पास क्या है, विद्युत अपोहन। क्या है, विद्युत अपोहन। क्लियर, तो इससे क्या होता है, विद्युत की उपस्थिति में इसको शुद्ध किया जाता है। क्लियर, तो नेक्स्ट अपने पास द्रव विरोधी कोलाइड। वे कोलाइड जिनमें प्रक्षेपण माध्यम व प्रक्षिप्त प्रावस्था के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। अब विलयन तथा कोलाइड में दो अंतर। तो विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण है, क्या है, समांगी, और कोलाइड क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है। पहला तो अंतर ये हो गया। क्लियर, और सेकंड, विलयन में जो कण होते हैं, ठीक है, उनका आकार बहुत कम होता है, 1 nm से भी कम होता है। विलयन के कणों का आकार कम होता है, 1 nm से भी कम। और जो कोलाइड होते हैं उनके जो कण होते हैं उनका क्या होता है, आकार विलयन के कणों से बड़ा होता है, ठीक है, परंतु निलंबन से छोटा होता है, 1 nm से 100 nm के बीच में होता है। और तीसरा अंतर, विलयन के कण होते हैं ना, विलयन के पार्टिकल होते हैं, उन्हें सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, जबकि कोलाइड के कण सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। क्लियर, और विलयन के कण कोई गति नहीं दिखाते, नॉर्मल गति दिखाते हैं, ये ब्राउनी गति दिखाते हैं, ठीक है। और टिंडल प्रभाव का नामांकित चित्र बनाइए। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब किसी प्रकाश को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है। ये अपने टॉर्च बना लेते हैं, ठीक है, ये टॉर्च लाइट जा रही है। ये है अपने पास वास्तविक विलयन, क्या है, वास्तविक विलयन, विलयन। और ये अपने पास क्या है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। प्रकाश गुजरा, कुछ नहीं पता चला, कोलाइड में से प्रकाश गुजरा तो प्रकाश का पथ दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखा देंगे प्रकाश का पथ। ये काफ़ी सिंपल सा है। एग्जाम्पल इसका तारों का टिमटिमाना, ठीक है, किसी अंधेरे कमरे से किसी लाइट का आना, ये सारे टिंडल प्रभाव के उदाहरण हैं। क्लियर, ये हो गया अपने 21 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन। ये खंड ई में आ गए अपने 22 और 23। यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं अपने पास, कितने, 22 और 23।
तो सबसे पहली बात, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। वेग स्थिरांक पहले यहाँ पर प्रथम कोटि का दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, और ठीक, और एक इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है, इसका हाफ लाइफ निकालना है, और सेम ही इसके अंदर नीचे, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना है, और इसका एक शून्य कोटि की अभिक्रिया लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए, और इसका वेग स्थिरांक दे रखा है, ठीक है, और इसकी सांद्रता दे रखी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा माथापच्ची इसके अंदर अपने को नहीं करनी है। पहले इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ये वाला, ठीक है, हाफ लाइफ कितना है अपने पास, टी हाफ बराबर में 0.693 बाई के की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 0.693, तो के की जगह अपने क्या रख देंगे 0.693 इंटू 10 की पावर -14, ये ऊपर जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या 10 की पावर -14, नीचे ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो टी हाफ आ जाएगा 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्लियर। अब प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो परिभाषा क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, या वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्लियर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक अभिक्रिया अपने पास ए से बी है, अभिकारक की बात हो रही है, उत्पाद की तो बात होती ही नहीं है, क्लियर। इसका वेग किस पर निर्भर करता है, -dA, यानी इसकी अभिक्रिया सांद्रता टाइम के समय कम हो रही है, बाय dt, समानुपाती अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात a, क्लियर। इसे हटाया तो अपने पास क्या आ गया -dA बाय dt, ये आ गया K1A, क्लियर। ए इधर ले आएंगे, dt उधर ले जाएंगे, -dA बाय A, K1 T, ये वाले समीकरण है, इसे बोलते हैं अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण, ये वाले नीचे वाले, ठीक है, माने dA बाय A, क्लियर। इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर क्या आएगा -ln A, क्लियर, बाय बराबर में K1 T प्लस C क्या है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है, क्या है समाकलन स्थिरांक है, क्लियर। अब बात करते हैं, अगर अभिक्रिया पहले स्टार्ट होती है जब टाइम कितना होता है 0 पर, T 0 होता है, तो अभिक्रिया ये क्या है अंतिम सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, ए की जगह अपने क्या रखेंगे ए ओरिजिनल, ये अभिक्रिया में रख देंगे, तो अपने पास इसकी अभिक्रिया में टी की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सी तो यहाँ पर आ जाएगा -lnAO, क्लियर। तो ये अपने पास आ गया lnAO, सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू इस समीकरण में रख दें, इसे अपने नाम दे देते हैं 1, नाम दे दिया इसका 1, कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण में वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा अपने पास -lnA बराबर में K1 T, तो ये हो जाएगा -lnA ओरिजिनल, ये उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस का प्लस में हो जाएगा lnAO ओरिजिनल माइनस lnA, K1 T जब माइनस में हो लॉग में तो क्या है भाग में चला जाता है, तो आ जाएगा अपने पास lnA ओरिजिनल बटे A बराबर में K1 T। ln को क्या लिखते हैं अपने 2.303 लॉग, 2.303 लॉग,
तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2.303 लॉग 2.303 लॉग, ठीक है। टी को बटे में ले आएंगे, यहाँ टी आ जाएगा। वेग इस तरह की निकाला है ना लॉग, तो यहाँ पर आ गया ए ओरिजिनल बाय ए। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, K1 की वैल्यू। K1 क्या है, प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। K1 क्या है, प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकाल लिया अपने, वेग स्थिरांक। आसान था कॉन्सेप्ट है, ये मैंने करवाया हुआ है आपको, किसमें, रासायनिक बल गतिकी में करवाया हुआ है, तो इसे अपने आसानी से कर लेंगे। आसान है, तो ये एक सिंपल सा है। अब इसके अथवा वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक अपने को निकालना है। क्लियर, शून्य कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र और एक न्यूमेरिकल दिया है, अर्धायुकाल ज्ञात करना है। क्लियर, अब विक्रिया का वेग स्थिरांक दिया अपने पास, के की वैल्यू दी है, के ओ की, किसकी, के जीरो की वैल्यू दी है, और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अपने पास क्या दे रखी है, 0.074 मोल दे रखी है। क्लियर, तो इसे अपने आसानी से कर लेंगे। तो अपने पास क्या होता है, जो शून्य कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, टी हाफ बराबर 1/, टी हाफ बराबर 1/, के ए ओरिजिनल। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होता है, के की वैल्यू आपको दे रखी है 3.7 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, ए ओरिजिनल की वैल्यू दे रखी है आपके पास 0.074 मोल लीटर इनवर्स। इसकी वैल्यू आपको रखनी है फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। क्लियर, तो के की वैल्यू आपके पास रखनी है, रख देते हैं फटाफट से, कोई माथा पच्ची अपने नहीं करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर 1 के की वैल्यू अपने पास क्या है, 3.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.074। ये किसकी वैल्यू, अपने के की वैल्यू रखी, कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 3.65 इंटू 10⁻⁴, 3.65 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। आसानी से इसको याद कर सकते हो। क्लियर, तो टी हाफ निकाल लिया अपने, ठीक है। अर्धायुकाल टी हाफ की तो क्या होता है अपने पास, सेकंड में ही आता है ना, ठीक, सिंपल सा है, गुणा करके इसकी वैल्यू अपने आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर, अब शून्य कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र अपने ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर बच्चों, देखो शून्य कोटि की विक्रिया अपने पास, तो शून्य कोटि की विक्रिया वो होती है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। क्लियर, अभिक्रिया अपने पास ए से बी जा रही है। क्लियर, तो माइनस dA/dt समानुपाती a⁻0, कोई बात नहीं है ही नहीं, मतलब माइनस dA/dt K0। क्लियर, तो ये dt उधर चल जाएगा, माइनस dA KOT। क्लियर, ये अवकलित वेग समीकरण है। समाकलन करेंगे तो अपने पास आएगा, अपने पास माइनस ln A, ठीक है, सॉरी माइनस A आएगा, इसे मिटा देते हैं, माइनस A बराबर में K0T प्लस C। ठीक है, जब t बराबर 0 हो यानी विक्रिया स्टार्ट हो तो a बराबर अपने पास क्या रखेंगे, a ओरिजिनल रखेंगे, समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 दे देते हैं नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस a K0T माइनस, ठीक है, तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी,
ये 0 हो गया, सी की वैल्यू माइनस ए ओरिजिनल आ जाएगी। ठीक है, ये उधर ले जाएंगे तो अपने पास आ गया ए बटे K0 T, प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता, वेग स्थिरांक निकालना है तो T नीचे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास इधर A बटे K0, ये आ गया अपने पास, सॉरी ये अपने पास T की वैल्यू आ गई, T बराबर में KO। ये आ गया शून्य कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक सूत्र निकाल लिया अपने आसानी से। क्लियर, नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 23rd नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 23rd नंबर ये है ऑर्गेनिक से, कि अपने विक्रिया में क्या पहचानना है, एक्स और वाई को पहचानना है। किसको पहचानना है, एक्स और वाई को। क्लियर, तो IUPAC नाम भी लिखना है। ये अपने पास क्या, एसिटेल्डिहाइड और NaOH के साथ Cl2 और NaOH के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, सिंपल, ये अपने पास कौन सी है, क्लोरोफॉर्म वाली अभिक्रिया है बच्चों। क्लियर, क्योंकि लास्ट में इसके अंदर क्या बनता है अपने पास, HCOONA बनता है। क्लियर, इसे अपने आसानी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले बनता है CCl3CHO, CCl3CHO क्लोरेल, और फिर बनता है अपने पास CHCl3, क्लोरोफॉर्म विक्रिया है। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जिसे बोलते हैं हेलो फॉर्म भी बोलते हैं, हेलो फॉर्म। क्लियर, सिंपल, तो नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, और एक्स वाले का नाम क्या है, 222 ट्राइक्लोरोइथेन, 222 ट्राइक्लोरोइथेन इसका नाम है, एक्स वाले का नाम, एक्स वाले का नाम 222 ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, एथेन, इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन। सक्सीनिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो सक्सीनिक अम्ल का IUPAC नाम आपको आना चाहिए बच्चों। क्या है, सक्सीनिक अम्ल का IUPAC नाम। तो सक्सीनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है अपने पास, सक्सीनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है देखें। तो सक्सीनिक अम्ल का फॉर्मूला है अपने पास COOH CH2 CH2 COOH। क्या नाम है, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, ब्यूटेनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल के द्विलक की संरचना बनाइए। तो एसिटिक अम्ल का द्विलक सिंपल सा है बनाना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर OH C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन बॉन्ड CH3, ये क्या है, डाइमर, द्विलक है सक्सीनिक अम्ल का। ठीक है, और इसका भार कितना आता है, 120 ग्राम आता है, और इसका वांट ऑफ गुणांक भी 1 से कम आता है, क्योंकि दोनों एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, आसान है। अब इसी के एक नेक्स्ट पार्ट में एक्स व वाई का IUPAC नाम लिखना और पहचानना है। ठीक है, ये है, क्या है, ये है अपने पास ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक की जब अभिक्रिया होती है अपने किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा अपने पास, और वाई अपने को बताना है वो क्या बनेगा। क्लियर, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्स निकालना है, ये अभिक्रिया बता देता हूँ मैं,
CH3 MgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O। क्लियर। तो यहाँ पर CH3 पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और MgBr पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर। कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पे, और नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, देखो यहाँ पर तरीके से लिख देते हैं अपने C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, CH3 प्लस O MgBr। इसका जल अपघटन होगा तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा अपने पास, यहाँ पर जुड़ जाएगा अपने पास H और यहाँ पर OH। तो जल अपघटन के बाद इसमें बनेगा CH3 COOH, क्या नाम है, एसिटिक अम्ल, और यहाँ पर क्या बनेगा, MgBrOH। तो इसमें जो X बना है वो अपने पास क्या है, CH3 COO, सॉरी ऊपर वाले में लिख दिया, CH3 COOH। क्लियर। और इसकी जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, एसिटामाइड बनेगा। क्या बनेगा, एसिटामाइड। CH3 CONH2। क्लियर। CH3 CONH2 एसिड एमाइड। क्लियर। एसिड एमाइड को बोलते हैं मिथाइल मेथेनामाइड। क्लियर। ये अपने पास एथेनोइक अम्ल, ये एसिटामाइड मिथाइल मेथेनामाइड। क्लियर। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम लिखो। तो एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम, एडिपिक अम्ल में कार्बन कितने होते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, तो एडिपिक अम्ल में अपने पास कार्बन कितने होते हैं, 6, जो आपके बहुलक वाले पार्ट में भी आते हैं। तो 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऊपर COOH, यहाँ पर COOH, CH2 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 CH2। पहले पर है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे, तो क्या है, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक अम्ल। तो ये है अपने पास हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेन 1,4,6 डाई ओइक अम्ल, हेक्सेन डाइओइक एसिड। क्लियर। तो अब अपने पास नेक्स्ट अपने पास जो रह गया है वो है कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचनाएं लिखो। कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचनाएं लिखनी है। तो कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना बहुत ही आसान है, जिसे अपने तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। ये पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना। तो इसे अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ताकि इसे अपने निपटाएं फटाफट से। कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना। तो कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर अपने पास पता होनी चाहिए कि क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो ये अपने पास सिंपल सा है, कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना ऐसे दे रखी है। कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना इतनी नहीं होती, ये कार्बोक्सिलेट आयन होगा या तो, ठीक है, ये है। और एक्स व वाई का IUPAC नाम लिखना है। क्लियर। ये अपने पास CH3 CH2 CH Cl2 और KOH के साथ अभिक्रिया हुई है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर फर्स्ट वाले में जो इसके अंदर जो अपने पास टॉपिक दे रखा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इथेनेल और इथेन बनेगा, ZnHC इथेनल बनेगा। इथेनल मतलब इसके अंदर बनेगा अपने पास CH3 CHO। ये अपने पास वुल्फ किश्नर अपचन वाला अभिकर्मक है, तो अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH3 इथेन बनेगा। ठीक है। तो ये अपने पास पहले X का नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और इसका नाम एथेनल
और वाई अपने पास क्या है, एथेन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एसिड एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखो। एसिड एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, इथेनल है। एथेन प्लस एल, एथेनल, ये सेम। क्लियर। कार्बोक्सिलेट रेनाइन की अनुनादी संरचना लिखो, ये है अपने पास कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ओ, एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये अपने पास कार्बोक्सिलेट आयन है। ठीक है, इसकी अनुनादी संरचनाएं दो टाइप की होती है समान, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये बन गया अपने पास। ठीक है, सी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना आपने लिख दी। क्लियर, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये कर लिया अपने, तो ये है, ये सारा पेपर अपने सॉल्व हो चुका है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अपने करते रहेंगे ताकि अपने प्रैक्टिस में आ जाएं। याद रखना अपने पास जो सबसे आसान क्वेश्चन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, वस्तुनिष्ठ। ये क्वेश्चन इसमें खूब नंबर मिल जाएंगे अपने को। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब नंबर खूब जब मिलते हैं और बढ़िया तरीके से अपने को रिमार्क्स भी मिलते हैं। तो पेपर अपने मॉडल पेपर किया 2021 का, जो बहुत ही कम सिलेबस पर आधारित था, पर पेपर अपने पास बहुत बढ़िया आएगा। ऐसा नहीं सिलेबस कम कर दिया, अपने तैयारी करना भी कम कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।